बेरोजगारी आज देश का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारत की युवा पॉपुलेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी है, अब एक भयानक समस्या का सामना कर रही है। रोजगार की कमी एक संकट ही नहीं बल्कि देश की तरक्की पर भी रुकावट है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से एक युवा बेरोजगार है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% तक पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? 144 करोड़ की आबादी वाले इस देश में इतने सारे लोगों को दाल, चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, टी शर्ट, जूता, स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूटी, फिल्म्स, टीवी, न्यूज़पेपर्स, किस किस चीज की जरूरत होती है। देश की सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उनका प्रभाव अक्सर खोखला सा लगता है। आज हम उन सभी समस्याओं का उल्लेख करेंगे जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का जिम्मेदार है। इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है कि विदेशी कंपनियां यहां आकर लाखों करोड़ों में प्रॉफिट कमा रही हैं। पेप्सिको की लेटेस्ट आरओसी फाइलिंग के हिसाब से इंडिया में उसका ईयरली रेवेन्यू 8000 करोड़ है। कोका कोला इंडिया का ईयरली रेवेन्यू 12800 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन देश के युवा को 12800 की भी नौकरी नहीं मिल सकती है। ऐसा क्यों है? जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक आइडियल इन्फो टीवी। इस वीडियो में हम उन सभी कारणों पर चर्चा करेंगे जिनके चलते हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन 2024 के एंड तक कुछ चैलेंजिंग है। एनएसओ के अनुसार इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 1.5% ज्यादा है। यह रेट पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ ही रहा है, जो हमें दिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कमी आ रही है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी मतलब CMIE के रिपोर्ट के अनुसार 83% युवा बेरोजगार हैं, जिसमें 15 से 29 एज ग्रुप के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% है। यह रिपोर्ट हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज की डेट में देश के युवा पॉपुलेशन को कितना ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी है, जहां 15 से 29 एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 36.2% है। उसके बाद अंडमान निकोबार आइसलैंड है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 33.6% है। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट केरला का है, जो कि 29.9% है। ये है 10 हाईएस्ट एंड 10 लोएस्ट स्टेट के लिस्ट। एक और स्टेट है हमारी नजर में उत्तर प्रदेश, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.8% है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 90 करोड़ है। उसमें से लगभग आधे लोग 45 करोड़ लोग जिनको जॉब चाहिए ही नहीं, वो जॉब ढूंढना ही नहीं चाहते, जिससे कि उनकी गिनती अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में शामिल भी नहीं होती है, जिससे कि आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, आपने गुजरात का यह वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें एक केमिकल कंपनी ने सिर्फ 10 वैकेंसीज के लिए इश्तिहार दिया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। यहाँ तक कि दरवाजे से अंदर जाने की धक्का मुक्की में सीढ़ी की रेलिंग भी तोड़ डाली। 10 पदों की भर्ती के लिए 1800 लोग यहाँ पर पहुँच गए। इंटरव्यू देने पहुंची भारी भीड़ के बाद वहाँ हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने गुजरात मॉडल पर भी सवाल उठाए। दोस्तों, आप पहले यह वीडियो देखिए, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में नए उद्योग के लिए बात कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर प्रदेश में इतना ही उद्योग लग रहा है कि किसी को अदर स्टेट में जॉब करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तो ये किन लोगों को इजराइल जाने के फायदे बता रहा हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप भी तो देखो कि आप उनकी सेना में भर्ती नहीं हो सकते, आपको उसमें भर्ती भी नहीं होना है। लेकिन वहां पे जो तोड़फोड़ हो रही है, तो इस तोड़फोड़ में आप देखो ना, 30,000 रुपये महीना कमाएगा, वही वहां जाएगा 1.5 लाख रुपए महीना, तो व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। भेजेगा तो मार्केट पे भी इसके नहीं कि मार्केट में उसका असर पड़ेगा, नहीं कि लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। इसको अभी का भी आईएएस घोषित कर। दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि इजराइल में मारे गए और वहां से निकाले गए फिलिस्तीनियों की जगह मजदूर, पेंटर, प्लम्बर, सफाई कर्मी और मजदूर की नौकरी का अवसर मिला, तो
तो इजराइल जाने वाले युवाओं का हुजूम लग गया। युवकों को मालूम था कि वहाँ वार का माहौल है, तब पर भी बेरोजगारी की मार के चलते वो वहाँ पर जाने को तैयार थे। उनका कहना था कि यहाँ भूखे मरने से सही वहाँ पर मरना है, और युवक मर भी रहे हैं। गुजरात से 23 साल के हेमंत अश्विन भाई रसिया गए आर्मी हेल्पर बनने के लिए। लगता है गुजरात मॉडल उनको पसंद नहीं आया। वहाँ वार जोन्स में रसियंस ने उनको आगे कर दिया, मतलब उनको झोंक दिया। उनके साथ ही नहीं बल्कि और भी कई भारतीय थे जिनके साथ ऐसा ही हुआ। बाद में हेमंत एक मिसाइल अटैक में मारे गए। ऐसा नहीं है कि लोएस्ट जॉब में ही मारामारी है, आप पढ़ लिख भी गए तो भी नौकरी के लिए मारामारी है। पुणे की एक वॉक इन जॉब इंटरव्यू के लिए 3000 इंजीनियर्स पहुंच गए। यह इकलौता इंसिडेंट नहीं है, हैदराबाद में भी सेम स्टोरी, मुंबई में कतर एयरबेस में फिर से वही नजारा। अगर प्राइवेट जॉब्स में इतनी मारामारी है तो सरकारी जॉब्स में कितनी होगी। यूपी में 62 प्योन वैकेंसी के लिए 93,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, जिसमें से 3000 से भी ज्यादा पीएचडी होल्डर्स, 50,000 तक ग्रेजुएट्स और 28,000 तक पीजीएस ने अप्लाई किया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का हाल तो सब जानते ही हैं। 60,000 यूपी कांस्टेबल के लिए 50 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, उसके बाद पेपर भी लीक हो जाता है। हालांकि 6 महीना पूरा होते ही री एग्जाम करा दिया गया। दोस्तों, आए दिन हर दूसरे एग्जाम का पेपर लीक होता रहता है। हमारे युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। राजस्थान में रीट पेपर लीक, बिहार में बीपीएससी पेपर लीक, यूपी में टेट पेपर लीक और वेस्ट बंगाल में टीचर रिक्वायरमेंट स्कैम। यह किसी एक स्टेट की बात नहीं है। केरला, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, हरियाणा सब जगह यही हाल है। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले छोटी छोटी जॉब्स के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट का तो भरोसा ही नहीं है। सीएसडीएस ने अपने एक सर्वे में पाया कि 65% युवा सिर्फ सरकारी नौकरी ही पाना चाहते हैं। हालांकि समस्या बस इतनी है कि 22 करोड़ एप्लीकेंट्स के लिए सिर्फ 7 लाख नौकरियां हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। हाल ही के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हालात सुधर रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि आपके आसपास बेरोजगार यूथ की बेरोजगारी की समस्या खत्म हो रही है? अब बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजरमेंट कैसे करते हैं, मतलब मापते कैसे हैं। आपको यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या आपको सच बताया जा रहा है या झूठ। दोस्तों, ये जो PLFS है, यह सर्वे रियल टाइम डाटा के लिए 2 अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, यह उन लोगों से बात करता है जो पिछले 1 साल से अपने गुजारे के लिए कुछ काम कर रहे हैं या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। और दूसरा शॉर्ट टर्म अप्रोच है, जिसमें सवाल पूछा जाता है कि आपने 1 हफ्ते से 1 घंटा काम किया है या 1 हफ्ते से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इसमें जो कमियां हैं वो ये है कि अगर कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा है तो उसने अपने आप से हार मान ली है कि अब वो जॉब नहीं ढूंढेगा और वो दिन भर मोबाइल चलाता है या लाइफ में अपने एंजॉय कर रहा है, तो उसे अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा, क्योंकि सरकार की नजर में वो खुशहाल है और अपनी जिंदगी बिता रहा है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? इसलिए हमारा मानना है कि डेटा पर अंधा बन के विश्वास न करें, क्योंकि यही PLFS दिखाता है कि 2022-23 में 57% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। पिछले साल से 55% से भी ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप नेचर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखने जाएंगे तो आपको ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेंगे जो डिजिटल इंडिया का अच्छे से यूज कर रहे हैं। कोई पकौड़ा बेच रहा है तो कोई सब्जी बेच रहा है, और सरकार के आंकड़ों में उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड कहा गया है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि 2017 से इंडियन गवर्नमेंट EPFO के डाटा को ये दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है कि फॉर्मल इकोनॉमी में कितने लोग जॉब करते हैं और वो PF भी भरते हैं। लेकिन जब आप EPFO का ईयरली डाटा चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों ने ज्वाइन तो किया है लेकिन 1 साल तक भी अपना PF नहीं भरा है। यह डाटा हमें यह दिखाता है कि लोगों को तो नौकरियां मिल रही है, लेकिन वो नौकरियां साल पूरा होने से पहले ही छूट जा रही है। स्किल गैप इन यूथ, भारत के यंग वर्क फेस के लिए एक और बड़ी समस्या स्किल गैप है। आज की यूथ ने ग्रेजुएशन की डिग्री तो ले ली है, लेकिन क्या उन्होंने उस स्किल को सीखा?
इंडिया में स्कूल और कॉलेजेस तो बहुत खुल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। क्या आपने सुना है, वर्ल्ड इकोनॉमी फॉरम रिपोर्ट के हिसाब से 60% इंडियन ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं है। ये स्किल गैप की वजह से ही है। इस समस्या का एक और कारण है कि एजुकेशन सिस्टम में हमें काफी कुछ बदलाव करने होंगे। हमने ऐसे सिस्टम तैयार नहीं किया है कि जो इंडस्ट्री की जरूरत को समझे और उनके हिसाब से कोर्स डिजाइन करे। एक तरफ स्टूडेंट आते हैं और इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री को उनकी जरूरत होती है तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो व्यक्ति अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब अगर कुछ लोग बोलेंगे कि आबादी भी तो बढ़ रही है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो आपको बता दूं कि 1999 से लेकर 2019 तक का आंकड़ा लेते हैं, जो कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के कार्यकाल का आंकड़ा है। दोनों के कार्यकाल में जॉब की ग्रोथ 1% ही बढ़ा है और पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है 1.44%। PLFS के मुताबिक 2016-17 में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल में सबसे ज्यादा है। हालांकि पिछले 2 सालों में ये परसेंटेज कम हुए हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों के कारखाने छोड़कर अब गांव में खेती बाड़ी करने के लिए वापस चले गए। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इससे सॉल्व नहीं होता बल्कि छुप जाता है। रोजगार की कमी सिर्फ एक संकट ही नहीं बल्कि ये देश के यूथ की मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल रही है। एक सर्वे के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं में डिप्रेशन का दर 30% तक है। भ्रष्टाचार भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है जो रोजगार के अवसरों को रोकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 47% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। गवर्नमेंट स्कीम का ठीक से इम्प्लॉयमेंटेशन नहीं हो पाता और करप्शन की वजह से यूथ को सपोर्ट भी नहीं मिलता। पब्लिक सर्विसेज में भी भेदभाव होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए बहुत ही चैलेंजेस क्रिएट करता है। सरकार ने कुछ योजनाएं दी हैं जिससे उन्हें उम्मीद है, लेकिन ये योजनाएं कभी कामयाब नहीं होती। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह स्कीम यूथ को स्किल ट्रेनिंग देती है, पर क्या ये किसी भी तरह से इफेक्टिव है? बहुत से यंग ग्रेजुएट्स ने इसे ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें इससे कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि स्किल गैप भी खत्म नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग मेक इन इंडिया के बैनर के साथ फोटो तो खिंचवा रहे हैं और प्रमोशन भी चल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कितने कारखाने खड़े हुए, कितने लोगों को जॉब मिली, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कई स्कीम जैसे स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। यह स्कीम सिर्फ एक नाम बनकर रह गई है, असली इशू का हल नहीं निकाल पा रही है। लोगों का गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर से विश्वास हटता जा रहा है। ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, ग्राउंड लेवल पर वो ठीक से चलाई ही नहीं जा रही है। क्या आपको लगता है कि इन स्कीम्स को बदलने से कुछ बदल सकता है? तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बताएं। दोस्तों, इसके पीछे सारी गलती सरकार की ही नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा यूथ भी इसका जिम्मेदार है। आज का यूथ सवाल करना भूल ही गया है। उसके जहन में ये बात बैठा दी गई है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अगर कुछ गलत भी दिखता है तो चुप रहना ही बेहतर है। आज के युवा के पास सस्ते मोबाइल डाटा की वजह से दुनिया भर के एक्सेस हैं, लेकिन यह युवा सच देखना ही नहीं चाहता। ये सिर्फ इंस्टा और FB पर कूल दिखने में ही बिजी है। सस्ते डाटा ने उसके सपने और अरमान को छुपा दिया है और अब उसका फोकस बस उसके 1.5 GB डेली डाटा को खत्म करने में ही लगा रहता है। दोस्तों, रियलिटी वही होती है जो कड़वी लगती है। आज यूथ की सुबह मोबाइल डाटा के साथ तो दोपहर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर गुजरता है, शाम गेम खेलते हुए और रात पोर्नोग्राफी और इंस्टा रील देखते देखते गुजर जाती है। मोबाइल इंटरनेट की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन लोगों का माइंडसेट गिर गया। मोबाइल इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने की बजाय आज देश का युवा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, पोर्नोग्राफी और पोर्ट बॉयलर मूवीज में घिरा हुआ है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 46% यूथ अपने दिन का 6 घंटा मोबाइल पर बिताता है, जिसमें से 2.36 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर बिताता है और बाकी का वक्त कहाँ गुजरता है या तो वो खुद जाने या तो सविता भाभी जाने। यूथ के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि अगर उन्हें टॉप क्लास नौकरी नहीं मिली तो उन्हें लो क्लास नौकरी नहीं करनी। इस वजह से प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी यूथ उसका फायदा नहीं उठा रहा है। रोजगार की कमी की वजह से
मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन और सुसाइड केसेस में इजाफा हो रहा है। 2012 से 2020 तक अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड केसेस डबल हो चुके हैं, जिसमें बेरोजगारी की वजह से 22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं। दोस्तों, आज हमने समझा कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है और क्यों इसे ध्यान से समझना चाहिए। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये हमारे फ्यूचर की बात है। दोस्तों, आज सोल्यूशन की बात करते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए। जॉब क्रिएशन स्कीम्स, गवर्नमेंट को और नए स्कीम्स लाने चाहिए जिससे प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंकरेज किया जा सके। यूथ को अवेयरनेस देने के लिए प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर तैयारी कर सके। दोस्तों, बेरोजगारी आज की डेट में कितनी बड़ी समस्या है और किस तरह से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करना चाहिए। अगर हम इस क्राइसिस को टाइमली एड्रेस नहीं करते हैं तो ये देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, क्या आप भी इस पर विचार रखते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आइडियल इनपुट टीवी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।